नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 11th की NCERT की बुक पॉलिटिकल थ्योरी के सेकंड लेसन पर हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता। हम स्वतंत्रता क्या है और उस पर प्रतिबंध क्यों लगने चाहिए जैसी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं हानि सिद्धांत पर। हानि सिद्धांत भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, PGT पॉलिटिकल साइंस में भी और HTET में भी, तो आप ध्यान रखेंगे। हानि सिद्धांत, अब यह हानि सिद्धांत किसने दिया है? तो यह जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है, जो उन्होंने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से बताया है या इस डिस्कोर्स को उठाया है, यानी परिचर्चा या विमर्श जिसे हम कहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में इस विमर्श को हम किस नाम से जानते हैं? हानि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हम मिल के शब्दों में पढ़ते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या है? आत्मरक्षा। यानी आत्मरक्षा के आधार पर हम किसी व्यक्ति या समूह के काम करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है इम्पोर्टेंट कथन है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि यह किसने कहा। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यानी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति या किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग कब किया जाएगा? यानी कि हम किसी दूसरे को हानि से बचाने के लिए ही उपयोग कर सकते हैं। औचित्यपूर्ण का मतलब होता है सही प्रयोग, ठीक है, यानी कि सकारात्मक रूप में प्रयोग जिसकी कोई ना कोई प्रासंगिकता हो, ठीक है। अदरवाइज सभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। यह भी इम्पोर्टेंट कथन है, इस पर आप ध्यान देंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण विभेद बताया है ना, वो किसके बारे में बता रहा है? वो स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों के बीच में। यानी ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको हम स्वसंबद्ध कह सकते हैं और कौन से कार्य परसंबद्ध। तो मिल ने स्वसंबद्ध कार्य किन्हें कहा है? यानी जिनका प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर पड़े जो वह कार्य कर रहा है, जबकि परसंबद्ध कार्य वह होते हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा, स्वसंबद्ध कार्य वो जो कोई व्यक्ति कर रहा है और उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ रहा है, और परसंबद्ध कार्य वह है जिसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। स्वसंबद्ध कार्य में हो सकता है कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे किस व्यक्ति से विवाह करना है आदि। और परसंबद्ध कार्य इससे अलग होते हैं, उनका विस्तार हो सकता है। मिल के तर्क कहते हैं कि स्वसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामलों में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो कहते हैं, मिल क्या कहते हैं कि भाई जो राज्य है या कोई बाहरी सत्ता है उसे कोई भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस चीज़ में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है? जो व्यक्ति का स्वसंबद्ध कार्य है। इसको दिखाने का मकसद ही यह है कि आप ये जान सके कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे विवाह करूं, क्या पुस्तक पढ़ूं, क्या पुस्तक मतलब कौन सा कोर्स मैं करना चाहती हूँ, तो इनका प्रभाव उस व्यक्ति पर ही पड़ेगा, तो उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो। आसान शब्दों में कहें तो स्वसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि मेरा काम है ये, मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, उन पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी कि रोक लगाई जा सकती है। अब दूसरे शब्दों में परसंबद्ध कार्य वे हैं जिसके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो।
यानी कि कौन कर सकता है, किसकी बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। यानी हस्तक्षेप कौन करेगा, तो राज्य करेगा। वह ये देखेगा कि मतलब उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राज्य क्यों हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वह कल्याणकारी राज्य की भूमिका में है, और एक कल्याणकारी राज्य सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखकर कदम उठाता है कि किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति का अहित ना होता हो। चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आंग सान सू की के विचार याद आने चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी माना है। इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। किसके सुझाव देता है, अमान्य करने के सुझाव। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किस बात को अमान्य किया जाए। कई बार होता है इतनी बड़ी बात ही नहीं है कि कानून या राज्य उसमें हस्तक्षेप करे, बस सामाजिक रूप से उस व्यक्ति पर थोड़ा दबाव डालो तो हो सकता है चीज़ें सुलझ जाएं। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों मतलब निवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। अभिवादन आपको पता होगा, जैसे दुआ सलाम जिसको हम कहते हैं, नमस्कार करना, बातचीत करना, वो बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने से रोकता है। यह बता रहा है कि भाई दूसरे की भी स्वतंत्रता है। हो सकता है उसे कोई और म्यूज़िक पसंद हो, आप कोई और म्यूज़िक सुनना पसंद कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इसके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी होगा। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों का मतलब है परसंबद्ध कार्य। कौन से कार्य, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। परसंबद्ध पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए। अगर वह गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। यानी आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा प्रभावित ना हो रहे हो तो। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हित को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने न लगे। यानी कि जहां पर नुकसान पहुंचाने लगे वहीं पर ही प्रतिबंध लगाया जाए। जहां पर नुकसान अधिक हो वहां तो प्रतिबंध लगा दो, जहां नुकसान अधिक नहीं है वहां पर प्रतिबंध के बिना भी काम किया जा सकता है, जैसे कि उस पर सामाजिक दबाव बनाकर। जो लोगों को खतरे में डाले और उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए, घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये जितनी भी बातें बताई जा रही है यहाँ पर, यह सहनशीलता का विस्तार है। ठीक है, अभी हम उदारवाद वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके से सहनशीलता पर आ जाता है। ठीक है, हमारी मतलब वह बताता है कि हम सहिष्णु भी होने चाहिए थोड़े से, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी ना माने तो उसके आवागमन पर रोक लगा दें। यानी हम छोटे छोटे स्टेप उठाएं और उसको सामाजिक रूप से मतलब यह महसूस कराएं कि वह जो कार्य कर रहा है वह गलत है, या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार में कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों, मतलब सही हों, तार्किक हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके, मतलब बेवजह ना लगाए जाएं। ऐसे प्रतिबंधों में ना तो अतिरेक हो,
अतिरेक का मतलब क्या है, यानी कि ऐसा ना लगे कि बहुत छोटी गलती थी और हमने बहुत बड़ा प्रतिबंध उस पर लगा दिया है। और ना ही असंतुलन हो, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए। इसको आप नोटिस कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, यानी हम भी सहिष्णु बने, क्योंकि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। तो यह इस ओर इशारा है कि हम प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी, चाहे फिर वह मेरी स्वतंत्रता हो या किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम इसको समझने के लिए एक और उदारवाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप ध्यान से सुन रहे हैं। उदारवाद, जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, उदार का मतलब यानी सहनशील हैं, यानी कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो, तब भी उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार का पक्ष भी लेते हैं कि भाई उसको अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है, उसका विश्वास है, ठीक है, हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ठीक है, चाहे हम उससे असहमत ही क्यों ना हों। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है, ना ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है। यहाँ पर एकमात्र आधुनिक विचारधारा क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको पता है चाहे लोकतंत्र हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, अधिकार हो, ये सारी की सारी ही जो अवधारणाएं हैं या विचारधाराएं हैं, ये भी आधुनिक ही मानी जाती हैं, जो सहिष्णुता का समर्थन करती हैं। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु कौन है, व्यक्ति है। वह व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है। कौन? जो आधुनिक उदारवाद है, वह कहता है कि एक परिवार, समाज या समुदाय का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो इकाइयां हैं ना, ये व्यक्तियों ने अपने लिए मिलकर बनाई है, लेकिन इनका महत्व तभी होगा जब व्यक्ति इनको महत्व दे। अगर व्यक्ति इनको महत्व नहीं देगा तो इनका कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है, हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। पहले उदारवाद ऐतिहासिक रूप से, अगर इतिहास में हम उदारवाद को पढ़े तो हम देखेंगे वो कहेगा एकदम उसकी जो सोच है, मतलब एक छोर की ओर हमें झुकी हुई देखने को मिलती है, जिसमें वह मुक्त बाजार की बात करता है, यानी फ्री ट्रेड की बात करता है। वह कहता है कि जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ अच्छा योगदान दे सकता है, उसको पूरी तरह से खुला छोड़ देना चाहिए उस क्षेत्र में, ठीक है। और राज्य की न्यूनतम, यानी कि उस क्षेत्र में राज्य का सबसे कम हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब उस पर टैक्स ना लगाया जाए, ठीक है। जितनी भी कस्टम ड्यूटी है वो सब चीज़ें उस व्यापार से हटा दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि राज्य कौन सी भूमिका में है, कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है। और हम मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की ज़रूरत है, क्योंकि हमने क्या देखा, मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलने से क्या हुआ, समाज में एक वर्ग तो इतना ऊंचा उठ गया कि वह बहुत अमीर वर्ग है, और एक वर्ग बहुत ही नीचे हो गया जो वर्ग अपने आप को शोषित महसूस करता है कि उसका शोषण ज़्यादा किया गया है। तो अमीर और गरीब के बीच की जो ये खाई है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब वह कहता है कि भाई हम कल्याणकारी राज्य की भूमिका में हैं, उस गैप को कवर करने की हम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर हानि सिद्धांत को पढ़ा, तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम जो स्वतंत्रता है उसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हानि सिद्धांत समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।